हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके जीएसएस। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अनुच्छेद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे जो राजनीति विज्ञान से संबंधित है, भारतीय संविधान में आपका आता है। ये आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, उसके साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम होते, चाहे यूजीसी नेट हो और जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें ये प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि जो प्रश्न हैं लगभग सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को कवर करते हैं। अगर आप लोग इसको देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम कोई भी क्वेश्चन अगर आता है अनुच्छेद से संबंधित, आप उसको गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें मैंने संपूर्ण व्याख्या की है, अनुच्छेदों की संपूर्ण व्याख्या की है, उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे कि भाग दो जो आपका है वो नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान करता है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया है। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है नागरिकता। मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से 35 तक है और नीति निर्देशक तत्व आपके 36 से 51 तक हैं। मतलब अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हैं। और जो आपका भाग 5 है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। आपका भाग 4 का जो है वो मौलिक कर्तव्य से है, क्योंकि भाग 5 आपका आ जाता है संघ सरकार से संबंधित हो जाता है। तो आपका भाग 4 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो कि आपका बाद में जोड़ा गया है, क्योंकि इसे इस शुरुआत में नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। किसके माध्यम से? 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आपके मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह थे। स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर ही मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया है आपके संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपके महाराष्ट्र भी सम्मिलित है इसमें 371 के अंतर्गत, और गुजरात भी सम्मिलित है और आंध्र प्रदेश भी सम्मिलित है। इसमें आपका तमिलनाडु सम्मिलित नहीं है। तो 371 के अंतर्गत कितने आपके सब क्लॉज हैं, कितने आपके उपबंध किए गए हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि 371 बार बार पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो इसमें दिया गया है अनुच्छेद 371 के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। किसके? महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। उसके सब क्लास जो हैं, अनुच्छेद 371 का में नागालैंड राज्य के संबंध में, तो अगर 371 का पूछा जाता है नागालैंड राज्य के संबंध में, क्योंकि प्रश्न आया है, ऐसा नहीं प्रश्न नहीं आया, इस तरह से आया है कि 371 का या 371 चा किससे संबंधित है या जा किससे संबंधित है। तो 371 का आपका नागालैंड राज्य के संबंध में है। 371 खा देखेंगे तो असम से, और गा 371 गा मणिपुर से संबंधित है। 371 घा आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना, क्योंकि पहले देखिए इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो एक थे, लेकिन अब अलग अलग हो गए हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों सम्मिलित है किसमें? 371 घा में। 371 चा में आपके सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है, और 371 छा में जो है मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। 371 जा में अरुणाचल प्रदेश तथा 371 झा में गोवा राज्य के संबंध में उल्लेख किया गया। तो इतने राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है आपके संविधान में 371 अनुच्छेद में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को दिया गया है? आपके जो अनुच्छेद 370 को दिया गया है वो किस भाग में दिया गया है? तो 21वें भाग में आपका उल्लेख किसका किया गया है? अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। तो आप देखेंगे अनुच्छेद 368 कई बार आता है कि संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये आपका किस भाग में
इसका उल्लेख किया गया है, भाग भी पूछा जाता है तो भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है आपके संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन का जो प्रारूप है कई तरीके से एक बहुमत के आधार पर एक आधे से अधिक राज्यों के सम्मिलित होने पर इस तरह से अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। तो संविधान संशोधन को हम अलग टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर बताना लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न केवल देख रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 आपका है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लिखित है? किस अनुच्छेद में? फिर देखिए इसी तरह क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मैंने प्रयास किया है, कुछ एक आध दो क्वेश्चन दिए हैं केवल आपको बताने के लिए किस तरह क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन रिपीट करने लगता तो लगभग 150 प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन मैं रिपीट वाले क्वेश्चन को ना बता के उसकी संपूर्ण व्याख्या कर दी है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन अगर जो बताते हैं वो पूरा का पूरा आप उसको अच्छे से सुनने और देखने का प्रयास कीजिए। तो अनुच्छेद 367 से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी क्रियान्वयन नहीं हुआ? आप किस व्यवहार में भी क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो आप देखेंगे अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी नहीं लगाया गया है, तो इसीलिए इसका क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आप पढ़ लेंगे कि हाँ ये अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, 352 सशस्त्र विद्रोह से संबंधित है, 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, लेकिन अगर आप प्रश्न को नहीं करेंगे तो कैसे उसमें समझेंगे कि हाँ क्या कह रहा है, किस चीज़ को हमको करना है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमको प्रश्न भी प्रैक्टिस से सॉल्व करना चाहिए या कहीं ना कहीं से करना चाहिए। तो इसमें आपका विकल्प खास सही है। आगे देखते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अभी मैंने बताया वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन किससे लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन राज्यों में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के प्रावधान के अनुसार ही राष्ट्रपति शासन को लगाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है किसकी अनुशंसा पर? स्वयं उसके निर्णय के अनुसार, लोकसभा के अनुरोध पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। तो केवल और केवल प्रधानमंत्री जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श पर होना चाहिए। ये नहीं मौखिक कैफियत लगा दिया जाए जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड पर हुआ था। तो इसीलिए इसको समाप्त 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से कर दिया गया कि पहली बात तो आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगाया जाएगा, दूसरी बात कि जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी 352 का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। या तो बाहरी आक्रमण का खतरा हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो आंतरिक मामलों में, तभी इस आधार पर लगाया जाएगा, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। वो भी मंत्रिपरिषद लिखित परामर्श देगी तब, अन्यथा नहीं लगाया जाएगा। उसमें इंदिरा गांधी ने स्वयं निर्णय ले लिया था, स्वयं बिना मंत्रिपरिषद के सिफारिश के आधार पर उन्होंने लागू कर दिया था आपातकाल। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में निम्न में से किससे संबंधित है? 356 जो आपका संबंधित है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाया जाने वाला आपात से। तो जब राज्य में आपका संविधान के अनुसार न चल रहा हो, संविधान के अनुसार न चल रहा हो, वहाँ पर अराजकता व्याप्त हो, तो उसके अनुसार राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि यहाँ पर इस तरह से हो रहा है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो उस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन निर्णय कौन करेगा? निर्णय तो करती है मंत्रिपरिषद ही ना, मंत्रिपरिषद निर्णय करेगी, ना कि राष्ट्रपति स्वयं निर्णय ले लेगा कि हाँ यहाँ पर लगाना चाहिए। उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है कि वो स्वयं निर्णय ले ले। फिर अगला प्रश्न आपका आता है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकते हैं? इसमें दिया गया है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 356 के माध्यम से जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो कानून निर्माण बनाने का हाथ किस में आ जाएगा? राष्ट्रपति उसको संसद को सौंप देता है कि संसद जो है वो कानून बनाए राज्य के संबंध में जब तक राष्ट्रपति शासन लागू है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति शासन हटेगा तो जो संसद द्वारा विधि बनाई गई रहेगी राज्य के संबंध में वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, फिर लागू नहीं रहेंगी। अगला प्रश्न है आपका,
संविधान में राष्ट्रपति को राज्यसभा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है। यह किस अनुच्छेद में निहित है? तो जो राजभाषा संबंधित सलाह देने के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 344 में किया गया था। आपका इसमें विकल्प खा सही है। तो इसके संबंध में कुछ व्याख्या देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है। संविधान में राष्ट्रपति को राजभाषा से संबंधित सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 344 में किया गया है। 7 जून 1955 को राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे आपके, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था 7 जून 1955 को। संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 17 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343(1) में संघ की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इसका उल्लेख किया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 सुनिश्चित करता है। 333 क्या सुनिश्चित करता है? राज्य की विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। तो जो राज्य की विधानसभा है, एक एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। अगर उस राज्य में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है विधानसभा में, तो राज्यपाल क्या करेगा? एक एंग्लो इंडियन को नियुक्त कर सकता है। लेकिन अभी राज्य जो आपके लोकसभा में था एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो उसको समाप्त कर दिया गया, उसको बढ़ाया ही नहीं गया। लेकिन अभी राज्यों में ये लागू है, राज्यों द्वारा अभी इसको नहीं हटाया गया। तो एक एंग्लो इंडियन के उसमें नियुक्ति का प्रावधान करता है 333 अनुच्छेद के माध्यम से, और इसमें नहीं सही है। लेकिन इनकी व्याख्या देख लेते हैं जो 3 विकल्प और दिए गए उनके संबंध में। तो 330 ये अनुच्छेद जो 330 से लेकर 340 तक हैं, ये लगभग पूछे जाते हैं आप में। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण के संबंध में है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के संबंध में है, किसमें? लोकसभा में 330 में। 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ये अब 331 समाप्त हो गया, कोई मतलब नहीं है। 332 में है, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति के आरक्षण के संबंध में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो 326 में उल्लेख किया गया है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है उसे मतदान करने का अधिकार है। यदि उसका निर्वाचक नामावली में नाम आ जाता है तो वो मतदान का पात्र होगा, मतदान करने का। तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और 325 में निर्वाचक नामावली में जो निर्वाचक नामावली होगी उसमें धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। ऐसा हो कि ये अगर इस जाति का है तो उसका निर्वाचक नामावली में नाम नहीं शामिल किया जाएगा, अगर इस वंश का है तो नहीं शामिल किया जाएगा, या महिला है तो नहीं शामिल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, या किन्नर है तो नहीं शामिल किया जाएगा, सब को शामिल किया जाएगा। ये 325 में आपके कहा गया है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है 326 के अंतर्गत। और 327 में क्या है? विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे निर्वाचन आयोग से संबंधित। तो अगर निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, या कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है इस समय, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया? तो अभी मैंने बताया कि 326 के माध्यम से वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि निर्वाचक नामावली धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर तैयार नहीं की जाएगी? तो आपका अनुच्छेद 325 में ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाएगा? तो अनुच्छेद 324 के अनुसार किया जाएगा।
जो निर्वाचन आयोग का गठन होता है 324 के अनुसार होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया निर्वाचन आयोग के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधन नहीं कर सकती है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण विधि से कोई विधि पारित करके संशोधन नहीं कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। तो अखिल भारतीय सेवाओं का जब उल्लेख किया गया है तो जब तक राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से नहीं पारित किया जाएगा तब तक लोकसभा इसके संबंध में कोई विधि या कानून नहीं बना सकती है। जब राज्यसभा कहेगी तभी बना सकती है। तो अनुच्छेद 312 से संबंधित है। अगला है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया केंद्र राज्य संबंधों को बारे में किया गया था और वो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है। तो आपका विकल्प ग सही है इसमें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको पता होगा कि केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया था उसने सरकारी आयोग ने उसके संबंध में, तो किस में था? 263 के अंतर्गत। तो 263 और किसी में आया है? नहीं आया। तो इसमें अनुच्छेद 256 से लेकर 63 तक केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 दिया गया है महत्वपूर्ण अधिकार है किसके संबंध में? राज्यसभा जब तक पूर्ण बहुमत से, अगर राज्यसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कह दे कि इस राज्य के लिए या राज्यों के लिए यह कानून बनाया जाना अनिवार्य है, तो संसद क्या करेगी? लोकसभा उस कानून को, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उस कानून को बनाएंगी। किसके लिए? राज्यों के लिए। तो 249 किससे संबंधित है? राज्यसभा से। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा गया है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ उपबंधित हैं? अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 248 में आपके अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ का अधिकार किस पे है? अवशिष्ट शक्तियाँ का जो उपयोग करता है वो केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकार। जैसे आपकी सूची है तो 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ पे संघ कानून बनाएगा, राज्य सूची पे राज्य कानून बनाएगा और समवर्ती पे दोनों कानून बनाएंगे। लेकिन समवर्ती पर अगर केंद्र ने कानून बनाया है, राज्य ने भी बनाया है, तो केंद्र के कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर राज्य द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है, अगर उल्लंघन करता है राज्य का कानून समवर्ती सूची पर, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं दो अनुच्छेद। 245 अनुच्छेद 245 में संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। अनुच्छेद 247 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकेगी। 247 में संसद को पावर दी गई है कि न्यायालय की स्थापना कर सकेगी, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की। 26 है आपका प्रश्न नंबर, जिला जज की नियुक्ति का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो जिला जज की जो नियुक्ति का प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 233 में किया गया। 233 में जिला जज की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद आपका 200 में इसका उल्लेख किया गया है कि अगर कोई विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है वह उच्च न्यायालय की शक्ति को कमजोर करता है या केंद्र के किसी कानून का उल्लंघन करता है, तो राज्यपाल का यह दायित्व बनता है कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख ले और राष्ट्रपति द्वारा जब तक स्वीकृति न मिले तब तक वह विधेयक पास नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो इसमें इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखे रहिएगा। तो इसमें 28 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो विधान परिषद की जो समाप्ति और संरचना से संबंधित है अनुच्छेद 169 है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? 167 अनुच्छेद में किया गया। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि जो भी प्रशासन से संबंधी कार्य किए जा रहे हैं उसका
उसके बारे में वह राज्यपाल को सूचित करे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उन बातों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल स्वविवेक का कार्य करता है, अन्य कार्यों के निर्वाह में उसे सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो राज्यपाल को जो है स्वविवेक की कुछ मामलों में शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन और जो मामले हैं उसमें क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करेगा। तो उसका उल्लेख किसमें किया गया है, ये पूछ रहा है। तो अनुच्छेद 163 में उसका उल्लेख किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो आपका है, अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया, तो यही सही है, बाकी और गलत हैं। तो उनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कौन कौन सा सही है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 153 राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। फिर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान करता है अनुच्छेद 155। फिर अनुच्छेद 156 में कहा है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब राष्ट्रपति की जब तक कृपा बनी है तब तक वह रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो निश्चित नहीं होता, लेकिन 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन निश्चित नहीं होता। कब हटा दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। फिर है अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 165 इंपॉर्टेंट है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है, जिस तरह अनुच्छेद 76 में किया गया है सॉलिसिटर जनरल का, उसी तरह से यहाँ पर राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। फिर अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का दायित्व तो होगा कि वह अपने जो कार्य कर रहे हैं, राज्य के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उनके बारे में राज्यपाल को सूचित करे। अभी मैंने बताया था इसके पहले। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार है, भारत के संविधान में किसमें प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 148 में यह प्रावधान किया गया है कि आपके महालेखा परीक्षक जो CAG होता है, CAG की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया। तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति आपका करता है। अगला प्रश्न है, इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और 150 में संघ एवं राज्यों की लेखाओं के प्रारूप के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था है। तो तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था किसमें की गई है, अनुच्छेद 127 में। तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था 127 में की गई है, और तदर्थ न्यायाधीश तभी रखे जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा निवेदन किया गया हो, मतलब कहा गया हो, किससे, राष्ट्रपति से कहा गया हो, राष्ट्रपति उसकी स्वीकृति दे दी हो, तब किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य हो उसको नियुक्त किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए, जब तक काम ज़्यादा संख्या में है तब तक के लिए, हमेशा के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। तो जो उच्चतम न्यायालय की संरचना का उल्लेख किया गया है 124 में सुप्रीम कोर्ट के से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 123 जो है अनुच्छेद आपका 123, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है 123 के संबंध में, और 213 अध्यादेश कौन जारी करता है, राज्यपाल करता है। इसको ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, अब प्रारंभ में इसमें देखते हैं, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या कुल थी वो कितनी थी, 8 थी। मतलब 7 उस समय जब शुरुआत हुई थी तो उस समय 7 न्यायाधीश थे, और एक कौन था, एक आपके मुख्य न्यायाधीश थे, टोटल 8 थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, 33 न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, टोटल अब संख्या 34 है। धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया। धन विधेयक को आपको अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है। तो वित्त विधेयक का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 117 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। विशेष प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। तो जो अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो इसमें ये बड़ी बात है।
भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। प्रश्न वही है, घुमा के दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है राष्ट्रपति के ऊपर। केवल महाभियोग की जो कार्यवाही होती है वो राष्ट्रपति पर ही होती है, बाकी सब में हटाना शब्द का यूज किया गया, लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का यूज किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है, किंतु वह पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है। पुनर्निर्वाचन का पात्र है, इसका उल्लेख किसमें इसकी व्याख्या की गई है? तो 56 और 57 अनुच्छेद में इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 का, इसके पहले मैंने बताया था मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो आपके समझौते होते हैं और भी जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न आता है तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत सम्मिलित है और इसका उल्लेख आपके संविधान के भाग 4 और नीति निर्देशक तत्व में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित है? तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का उपबंध जो किया गया अनुच्छेद 48 का में आपका किया गया है, अनुच्छेद 48 का। उसके बाद इसमें देख लेते हैं, अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है और अनुच्छेद 47 जो है लोक स्वास्थ्य से संबंधित है, जो हॉस्पिटल और सब चीज़ें हैं कि पोषाहार सुनिश्चित करेगा कि जो वहाँ के निवासी हैं, तो इन सब के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? पंचायत के गठन का प्रावधान आप जानते हैं कि अनुच्छेद 40 में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। पंचायतों का गठन 40 में, इसको संवैधानिक दर्जा, ये तो शुरुआत में ही था, जब संविधान बना तभी पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया था, लेकिन उसमें संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था जिससे लागू नहीं हो पा रहा था। कुछ राज्य लागू कर रहे थे लेकिन कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में, लेकिन कोई मतलब नहीं था। फिर बाद में क्या किया गया कि अनुच्छेद 40 में जो इसका उल्लेख किया गया था उसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संशोधन किया गया। कब किया गया? 1992 में। लागू कब हुआ? लागू हुआ था 1993 में। तो लागू किया गया, क्या कहा गया, किसमें? भाग 9, संविधान का भाग 9 तथा भाग 9 का। तो ये 11 और 12 अनुसूची में। तो जो पंचायत हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, उनको 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भाग 9 तथा अनुसूची 11 में सम्मिलित किया गया, तथा नगर पालिका से जो संबंधित है वो 74वां संविधान संशोधन भाग 9 का तथा अनुसूची 12 से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिटें हैं? तो जो रिटें जारी की जाती हैं वो 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 में मूल अधिकार किसी का अगर हनन हो रहा है तो 5 प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं और 5 प्रकार की रिटें ही हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद जो 226 है आपका, 226 के अंतर्गत जारी करता है हाई कोर्ट। तो कौन कौन सी रिटें होती हैं? सबसे पहले 5 प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। तो सबसे पहले रिट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा तथा उत्प्रेषण का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में आपको किसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचार का प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 ही है जो संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 31 में क्या है? अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जो समाप्त कर दिया गया। आप लोगों को पता होगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया है, इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें 29-30 के बारे में आपको डिटेल में आगे बताएंगे। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी अधिकार हैं तो उसको आगे बताएंगे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक के जो हितों का संरक्षण करता है वो अनुच्छेद 29 है, जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अल्पसंख्यक का जो प्रयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 दोनों में किया गया है। 29 और 30 के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, लोक प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार के संबंध में दिया गया है। अल्पसंख्यक का मतलब नहीं केवल मुस्लिम ही अल्पसंख्यक नहीं है। मुस्लिम वो व्यक्ति होगा जिसकी संख्या कम होगी या जिसका अन्य किसी के माध्यम से संख्या कम होगी, चाहे वो आपके जाति से संबंधित हो, चाहे भाषा से संबंधित हो, अन्य, तो उनका संरक्षण का प्रावधान किया गया। अगर किसी भाषा लुप्त होती जा रही है तो उसका संरक्षण करने का भी प्रावधान होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में, जिसमें बालश्रम और कारखानों में बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है? तो जो 6 स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 19 में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में किया गया है। तो इनके बारे में डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता प्रदत्त नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता नहीं प्रदत्त की गई है। धर्म की स्वतंत्रता, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी सभा की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास तथा बस जाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो जो 6 अधिकार हैं अनुच्छेद 19 में, उनको हम देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 एक क्या प्रावधान करता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब इसमें आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। दूसरा है अनुच्छेद 19(2) शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप शांतिपूर्वक कोई बिना युद्ध हिंसा किए आप किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अगला है अनुच्छेद 19(3) संघ बनाने की स्वतंत्रता। आप संघ बना सकते हैं, मतलब कोई ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 19(4) में क्या कहा गया? भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। तो मतलब आप भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं जहां पर प्रतिबंधित ना हो। अनुच्छेद 19(5) में राज्य क्षेत्र में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप बस सकते हैं। एक अभी जम्मू कश्मीर वहीं पर ये था, लेकिन उसको भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अभी कोई प्रावधान ऐसा नहीं किया गया कि वहाँ पर बस जाए, लेकिन ऐसा होगा। फिर है अनुच्छेद 19(6) कोई वृत्ति, व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, तो वो चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें RTI भी आपका आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसके अंतर्गत सम्मिलित है 19(1) के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद, इसमें कुछ अनुच्छेद दिए गए थे, उसमें समझ लेते हैं। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है। जो उपाधियां दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया इसके माध्यम से। अनुच्छेद 19 में वाक, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, भारत के अनुच्छेद 17 संबंधित है, किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया इसके माध्यम से। अगर कोई करता है तो आपराधिक दंड का प्रावधान है इसके लिए। अगला प्रश्न है 55, कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद में सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक सेवा जिसमें आप नौकरी के लिए करते हैं तो उसमें अवसर कौन सा प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 में, सभी के लिए। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, मतलब सभी व्यक्ति विधि के समक्ष क्या होंगे? समान होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें विशेषाधिकार राज्यों को ही प्राप्त है। तो इसमें देख लीजिए, पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया है। भारतीय संविधान के जो समानता का अधिकार है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त किया गया। कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया है कौन कौन से अनुच्छेद में क्या है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16, 17, 18 सब के बारे में मैंने बता दिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा आपको सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता 23-24, तो धार्मिक स्वतंत्रता 23-24 में नहीं है, ये गलत है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बाकी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में सम्मिलित है। तो इसमें देख लेते हैं जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं संविधान में, किस किस अनुच्छेद में दी गई हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 29-30 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन संसद तथा राज्य व्यवस्थापकों की विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो जो कौन सा अनुच्छेद ऐसा पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद तथा राज्य की जो विधानमंडल है उसकी विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, मतलब कानून बनाने की सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 13 ऐसा करता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि ऐसा कोई भी कानून, चाहे वो केंद्र सरकार बना रही, संसद बना रही हो, चाहे वो राज्य विधानमंडल बना रहे हैं, अगर वो मूल अधिकार या को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अधिकारों को कम करते हैं, तो क्या किए जाएंगे, वो शून्य माने जाएंगे। वो ऐसा कानून जहां तक उन अधिकारों को वंचित करते हैं वहां तक वो शून्य होंगे उस स्थिति में। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं 245, अनुच्छेद 245 दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 245 संघ एवं राज्य को विधान बनाने का अधिकार देता है किंतु संघीय विधान को वरीयता प्रदान करता है। और 46 में सूचियों का उल्लेख किया गया है। 246 में वही जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है तो उनका उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किया गया है। वही कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है कि जो नुकसान पहुंचाता है मूल अधिकारों को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, निरस्त कर देगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें समूह के बारे में दिया गया है, मतलब कि किससे। तो अनुच्छेद 13, 251, 254 इसको याद रखिएगा, ये आपका सही है। बाकी आप देख लीजिए किसी में भी 13 का उल्लेख नहीं किया गया है, तो 13 एक में है, मतलब यही विकल्प आपका सही है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 251, 254 में संघीय और राज्य विधियों में विसंगति होने पर राज्य विधियों को शून्य होने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया। राज्य की जो परिभाषा दी गई है वो अनुच्छेद 12 में आपके दी गई है। तो क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत भारत की संसद और सरकार, राज्यों में से प्रत्येक राज्यों की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या बाहर सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी सम्मिलित होंगे राज्य के अंतर्गत। अगला है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद संसद की नागरिकता के अधिकार को नियमित करने की शक्ति प्रदान करता है वो अनुच्छेद 11 है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित में से क्या घोषित करता है। तो भारत का संविधान भारत को क्या घोषित करता है, राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक यूनियन, राज्यों का एक संघ घोषित करता है। तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है, भारत राज्यों का एक यूनियन है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। तो इसमें डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं।
राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। और अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित बंद करता है। तो अनुच्छेद 3 क्या करता है, जैसे 2 में क्या हुआ, नए राज्य के प्रवेश हो गया, किसी नए राज्य का बाहरी क्षेत्र को सम्मिलित कर लिया गया, तो वो 2 में है। लेकिन 3 में क्या गया कि जो राज्य हैं उनका निर्माण, वर्तमान राज्य को कोई सीमा जैसे ऐसे है तो उनमें परिवर्तन करके एक इसको नया राज्य बना दिया जाए। जैसे भी तेलंगाना को बनाया गया उसको, और जो अलग से बनाया, जैसे दमन दीव क्या हुआ, दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो ये इसमें सम्मिलित है 3 में। अनुच्छेद 4 में कहा गया है अगर 2 और 3 के अंतर्गत कोई संशोधन किया जाता है, कोई परिवर्तन किया जाता है तो वो संविधान संशोधन का अंग नहीं माना जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 4 में कहा गया है। अगला प्रश्न आपका जो है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेदों की संख्या आप देखेंगे टोटल 395 है। मूल जो अनुच्छेद है 395 है, लेकिन अगर वर्तमान में देखें उनके सब क्लॉज, जैसे कोई अनुच्छेद आपका है, कोई अनुच्छेद है जैसे आपका 19 है, तो 19 में A 19.1 या 19 का खा गा घा इस तरह दिए गए। तो इस तरह से अगर मिलाएं संख्या तो टोटल 465 से ऊपर जाती है इनकी संख्या, लेकिन अगर मूल पूछा जाएगा 395 है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान के बारे में। भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। ये था इसके बारे में। अगला है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति किसमें निहित है, तो संसद में निहित है, जो अनुच्छेद 3 में कहा गया है। सुमेलित करना है आपको, इसको सुमेलित करना है तो आपको 16 में क्या कहा गया है, सार्वजनिक रोजगार अवसर में समानता, सभी को रोजगार में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का, और अनुच्छेद इसमें 17 यहाँ पर होना चाहिए था, तो 17 जो है वो अस्पृश्यता के अपराध के संबंध में है। तो इस तरह से आपका ये सुमेलित है। तो फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको हम इसी संबंधित राजनीति विज्ञान संबंधित प्रश्न देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद फ्रेंड्स।